इस वक्त पूरे देश में गौतम अडानी की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों को लेकर के, अडानी के पूरे कारोबार को लेकर के खुलासा किया, उसके बाद तमाम अडानी की कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, उनके शेयर जो है वो डाउन होते चले जा रहे हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और शायद अब तक वो बाहर हो भी गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो होश खबर, जो रिसर्च एक बाहरी एजेंसी निकाल करके देश के सामने रख रही है, पूरी दुनिया के सामने रख रही है, वो काम भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों नहीं किया? और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा, और इस मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। पराचा साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो ये खुलासा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं भारत की, उनको करना चाहिए था, उनको जांच करना चाहिए था, एक दूर बैठी कंपनी कर रही है और भारत की तमाम एजेंसियां मुंह ताकती रह गई। नहीं, मुंह क्या ताकती रहेंगी, वो तो जो एजेंसीज में भ्रष्ट अधिकारी थे उनके साथ मिलके तो ये सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो जो जुर्म में शामिल हैं अमित शाह साहब के कहने की वजह से, वो क्यों पकड़ते हैं इन्हें? पकड़ने वाला तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो उस जुर्म में शामिल नहीं होगा। नहीं, रिश्ता तो ज्यादातर मोदी जी के साथ उनके माने जाते हैं और फोटोग्राफ्स वगैरह गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक जो है फोटोग्राफ्स मोदी जी के साथ आते हैं। तो मैं हमेशा वो बात बताता हूँ जो जो नजर में नहीं आती, बाद में आती है। जैसे मैं एक बात कितने दिनों से कह रहा हूँ, सबसे पहले से कह रहा हूँ कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के, कितने गुजराती इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं मनुवादी मानसिकता के, उनकी चाइनीज कंपनी में, खास तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज है, उसमें डायरेक्टरशिप और पार्टनरशिप कितने हमारे ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की है। जिस दिन वो राज खुलेगा, ये सब राज खुल जाएंगे कि चाइना हमारे देश से ही पैसा लूट कर ले जा रहा है इन मनुवादी मानसिकता के गुजरातियों के थ्रू, और हमारे देश की धरती छीनने में हमसे उस पे वो पैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात मैं कह रहा, अभी उसका खुलासा हो गया ना आज। चांग चुंग लिंग नाम का एक चाइनीज तो आ गया जो इनके सारे इन गोरख धंधों में बड़ी मुखरता से शामिल था। एक ही आया है अभी। हिंडनबर्ग ने भी पूरी रिपोर्ट नहीं की। हिंडनबर्ग ने जो बताया है वो 10% भी नहीं है। उसने 88 सवाल पूछे थे। मैं क्या कह रहा हूं आपको, वो 10% भी नहीं है। अभी एक से बढ़कर एक चाइनीज इनके दोस्त निकलेंगे जो देश को लूट रहे हैं अडानी के साथ मिलके, और खास तौर पे अमित शाह जी की प्रोटेक्शन जो मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी से भी ज्यादा ये अमित शाह जी के क्लोज हैं। अमित शाह जी क्योंकि पैसे कमाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनका लालच पैसे में बहुत ज्यादा है। उन्होंने इसी पैसे के लालच में अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनवाया। इसी पैसे के लालच में वो दुनिया भर के काम कर रहे हैं, वरना आज से पहले आपने देखा है कि एक होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी लेगा। ये सब पैसे का ही खेल है। अमित शाह जी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा पैसे में, उनके सामने और किसी चीज की कोई महत्व नहीं। तो ये जो खेल हो रहा है, यानी दुनिया फिजूल में ही मोदी जी को बदनाम करती है। नहीं, फिजूल में नहीं कर रही, मतलब देखने के लिए फ्रंट पे तो मोदी जी दिख रहे हैं। जो अगर इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन होगी तो पैसा ट्रेस बैक अमित शाह जी तक होगा। मोदी जी की तो छत्रछाया है ही, लेकिन ये जो ऑपरेशन सारा अडानी का हो रहा है ये अमित शाह जी कर रहे हैं। ये क्योंकि इसमें देखिए, पहले चिदम्बरम साहब को जेल भिजवाया क्योंकि चिदम्बरम साहब जो है शेयर मार्केट में ये जितने भी घपले होते हैं उसके किंग माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट का कॉन्सेप्ट देश में शुरू कराया ताकि पर्देदारी रह सके कि जो आज ये चिदम्बरम पी चिदम्बरम साहब की बात कर रहा हूँ, ये पार्टिसिपेटरी नोट का तो उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू कराया, उन्होंने ये एक सिस्टम शुरू कराया ताकि एक पर्दे के पीछे कौन है छुपा हुआ आदमी, जो आज इनके अडानी के नहीं मिल रहा ना, केमन आइलैंड्स के लोग नहीं मिल रहे, मॉरिशस के लोग नहीं मिल रहे, और हिंडनबर्ग ये कह भी रहा है इनसे कि भैया आप हमारे पास अमेरिका में केस करो ताकि हम जो समन्स भेज सके इन सारी एंटिटीज की सच्चाई मांगने के लिए आपसे। तो वो नहीं कर रहे केस उनके खिलाफ। तो ये सारे काम चिदम्बरम साहब करते थे, होम मिनिस्टर थे ना वो भी जी। तो वही काम अब होम मिनिस्टर ये बन गए, और ये मजबूत होम मिनिस्टर है, तो इनको इतने ताकतवर होम मिनिस्टर हैं तो इनको भी वही सारे काम करने थे, क्योंकि पैसे में इंटरेस्ट इनका उनसे ज्यादा है, चिदम्बरम साहब से भी। तो इन्होंने जब कब्जा किया तब वो सारे कारनामे होम मिनिस्ट्री के साथ थ्रू ही हो रहे हैं। और एक बात और है इसमें जो ज्यादातर लोगों को नहीं नजर आ रही, और ज्यादातर लोग अडानी साहब को ही बोले जा रहे हैं और मोदी जी को बोले जा रहे हैं, जो पैसे का कंट्रोल है वो अमित शाह साहब का है। हाँ, ये बात सही है कि अमित शाह साहब ने जाके जो इनको बचाने के लिए
नेतन्याहू साहब को अमित शाह साहब ने मोदी जी से बात कराई होगी कि भाई इनके साथ फोटो खिंचवाओ। अच्छा, एक मोदी जी से बात कराई होगी जो यूएई के जो शेख हैं, वरना अमित शाह जी के कहने से शायद वो $400 मिलियन इनके एफपीओ में नहीं लगाते जी। ये सब किया होगा। लेकिन जो एलआईसी ने पैसे लगाए हैं, जो इनके जो एफपीओ में जो एसबीआई ने लगाए हैं, जो सज्जन जिंदल साहब का भी नाम आ रहा है अब, और जो अंबानी साहब का भी आ रहा है, और कि इन सब लोगों ने भी एफपीओ में पैसे लगाए हैं, और सुनील भारती मित्तल साहब का भी आ रहा है ना। तो ये सब लोगों को तो अमित शाह साहब ने खुद टैकल कर लिया होगा। लेकिन देश से बाहर, चाहे जो श्रीलंका में भी अमित शाह साहब ने जाके मोदी जी से दबाव डाल के या रिक्वेस्ट करके कराया होगा फोन। ये सब काम आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे, जैसे चाइना के आप कनेक्शन आपको मिलते जाएंगे। तो मेरी बात को आप सब लोग सीरियसली लेते हो और दर्शक भी लेते हैं, तो वो सच्चाई निकल के सामने आती है। ये जो बड़ा घोटाला हुआ है, जो एकदम तूफानी स्पीड से इनके बढ़े हैं, ये अरुण जेटली जी की डेथ के बाद पिछले 3 सालों में इनकी 85% ग्रोथ हुई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ना मोदी जी ना अमित शाह साहब की इतनी हैसियत थी अरुण जेटली साहब के बराबर, ना इंटेलेक्चुअली, और वैसे भी उनका स्टेचर इनसे कहीं ऊपर था, पार्टी में भी हर तरीके से। भले ये बड़े पदों पे आ गए थे, लेकिन उनका एक स्टेचर था। तो उनसे जाके ये नहीं बोल सकते थे कि रिजर्व बैंक का दरवाजा खोल दो, हम लोग अडानी जी के थ्रू लूट मचा देंगे। अमित शाह साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी कभी। ये एसबीआई को आप बोल दो हम इनसे लूट मचा लेंगे, ये सब कहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अगर मान जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके बाद आप देखिए कैसे शूट अप किए हैं इनके शेयर्स। और जो काम अरुण जेटली के दौर में करने को नहीं मिला, वो काम अब किया जा रहा है। मतलब प्रोग्रेस हुई थी तब भी, लेकिन एक लिमिट, खुली छूट नहीं। अच्छा, जो एक ये भी बात कहा जा रहा है कि एक जूस लॉबी जो है, यहूदी लॉबी के भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि क्योंकि हिंडनबर्ग के जो संस्थापक हैं वो एक खुद भी यहूदी हैं, और इसीलिए इनको इजराइल का दौरा करना पड़ा ताकि उस मामले को रोक सकें जो हिंडनबर्ग ने जारी किया था। देखिए, हिंडनबर्ग अपने आप को वैसे तो वो बताते हैं कि ये रिसर्च फर्म बताते हैं, और वो बताते हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग तो उनका व्यापार है, लेकिन अपने आप को एक वो विसल ब्लोअर भी बताते हैं कि हम दुनिया में जो चोरियां कर रहे हैं शेयर मार्केट में उनको पकड़ते हैं, और उससे हम शॉर्ट सेलिंग करके फायदा भी उठाते हैं। ये ओपनली फ्रैंकली बताते हैं। अब जहां बात ये आ जाएगी कि हिंडनबर्ग कोई बहुत ही ज्यादा ईमानदार और शरीफ कंपनी नहीं है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर रखा है ना, हम यही काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या वो सच बता के पैसे कमा रहे हैं, किसी की चोरी पकड़ के कमा रहे हैं, या किसी पे झूठा इल्जाम लगा के? ये है बुनियादी बात जिसको लोग मिस कर रहे हैं। 16 कंपनियों को उन लोगों ने भिखारी बनाया बाकायदा सबूत के साथ। मैं वही कह रहा हूं ना, दो बातें हैं। अगर वो 16 कंपनियां कोई बेईमानी नहीं कर रही थी, इन्होंने झूठा इल्जाम लगा के उनको भिखारी बनाया, तो वो गलत बात है। ये पैसा कमाने का धोखाधड़ी से काम हो गया। लेकिन अगर इन्होंने किसी की चोरी पर उससे पैसा कमाया है, अमेरिका में बकायदा केस भी चले हैं और कंपनियां हारी भी हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, बुनियादी फर्क ये है अडानी जी की बात में भी, और जो सरकार में अभी देशभक्त बता रहे थे कि अडानी जी पे हमला, देश पे हमला है, उसमें बुनियादी फर्क ये रहेगा। अगर तो हिंडनबर्ग ने ये पैसा कमाया है, जो वो झूठ बोल के कमाया, झूठे इल्जाम लगा के कराया, तो वो गलत बात है। लेकिन ये उनका पैसा कमाने का धंधा है, तो ये नहीं है कि वो बहुत शरीफ लोग हैं कुछ। उन्होंने भी मेरे ख्याल से तो, और ये संभावना इन्वेस्टिगेशन में ही निकल के आएगी कि हो सकता है अंबानी जी के कहने से ये हिट जॉब कराई हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। व्यापार में कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन में नहीं, उनको एकदम उन्होंने अपने से बहुत नीचे कर दिया था, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने जवाब देना ही था। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और मजबूत पॉसिबिलिटी है वो। तो अब और बाद में अपना मुंह बचाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, वो सामने से वो खराब ना हो, तो ये एफपीओ में पैसे भी लगाए उन्होंने बाद में 20,000 करोड़ में। तो बात ये है, तो बुनियादी बात से हमें नहीं हटना है। बुनियादी बात यह है कि देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है, और वो इसलिए पैदा हुआ है कि हिंडनबर्ग ने इनकी जो गोरख धंधा था उसको एक्सपोज किया। तो इसके लिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब एफआईआर दर्ज कौन नहीं कर रहा? मैं क्यों अमित शाह साहब का सबूतों के साथ नाम ले रहा हूँ। एफआईआर कौन नहीं दर्ज कर रहा है? ये आतंकवाद की घटना है, तो एनआईए किसके अंडर आती है? अमित शाह साहब के। ईडी वैसे ही अमित शाह साहब के लोग ही हैं सारे उसमें, और जो सीबीआई वो अमित शाह साहब के अंडर है। सेबी, इन सब पे उनका आयरन क्लच है। ना सेबी कुछ कर रही है, ना सीएजी कर रही है, ना कोई कर रही है। तो ये अमित शाह साहब अगर नहीं है इन्वॉल्व इसमें, तो करा दें एफआईआर और अरेस्ट कर लें अडानी को। नहीं करेंगे,
नहीं करेंगे तो इसका साफ साफ मतलब है कि 16 लाख करोड़ देश का चला गया और होम मिनिस्टर साहब हमारे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्यों तमाशा देख रहे हैं? क्योंकि वही तो है। अच्छा, एक ये भी बात आ रही है कि भाई अब तक जो है इनके पासपोर्ट जब्त नहीं किए गए, पासपोर्ट से कुछ नहीं होता, जबकि ये भाग भी सकते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों का पासपोर्ट जब्त करके कुछ नहीं होगा, अरेस्ट ही करना पड़ेगा। पासपोर्ट तो छोटे छोटे क्रिमिनल्स ने बना रखे हैं, 2-2 4-4 बना रखे हैं। कोई हम जैसे शरीफ आदमी तो एक पासपोर्ट रखते हैं। अच्छा, इस बात की भी सरकार क्या गारंटी लेगी कि अभी तक जितने भी वीडियोस आ रहे हैं अडानी साहब के या अभी जितने भी बयान आ रहे हैं वो भारत में ही रह कर दे रहे हैं या विदेश में है? नहीं, अभी तो भारत में है ही नहीं। वो कौन कह रहा है भारत में हो? मेरे जानकारी के हिसाब से तो वो भारत में नहीं है इस वक्त। तो सबसे पहला काम है उनको वापस बुला के अरेस्ट करना, अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करना और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जैसे मेरे ऑफिस की रेड की वीडियोग्राफी कराई थी ना, वैसे इनकी भी पूछताछ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इन्हें एक सेकंड भी वीडियोग्राफी से दूर नहीं जाने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ जाइए कि ये इन्वेस्टिगेशन भी अमित शाह साहब मैनिपुलेट करेंगे इनको और अपने आप को बचाने के लिए। यानी चेहरा एक है, उसके पीछे नकाब बहुत से हैं। नहीं, नकाब पीछे नहीं आगे होता है, चेहरा एक ही है, उसके फ्रंट प्यादे बहुत सारे हैं। अमित शाह साहब का एक प्यादा अभी पकड़ा गया है, बाबा रामदेव दूसरा प्यादा आ रहा है अभी नंबर में, और ऐसे कम से कम 20-25 लोग और आएंगे, क्योंकि अमित शाह साहब को दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे वाला व्यक्ति बनने की एक ललक या लालच है। जाहिर सी बात है, मौका दिया है अडानी साहब ने, लेकिन उससे भी बड़ा मौका दिया है सरकार ने। और सरकार जब तक इनके खिलाफ एक ठोस एक्शन नहीं लेगी, इनकी जांच नहीं बैठाएगी, तब तक आरोप लगते रहेंगे केंद्र की तमाम मंत्रालयों पर। और जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो खुद भारत के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री हो, आरोप लगते रहेंगे जब तक इसका ठोस नतीजा सामने नहीं आ जाता। दिल्ली से शम्स तबरीज, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।